अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आ रही है? चलो जी, बेहतरीन हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से सबसे पहले तो आज की जो क्लास है बेसिकली उसमें हमारा मेन मकसद जो है वो पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, और दूसरा ये कि यार ये रिफ्रेशर वालों की पहली क्लास है, ठीक है? तो कुछ चीजें मैं क्लास से पहले डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ 4-5 मिनट आपके लूंगा और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज डिस्कस करनी है वो लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है। मतलब जितने भी हमारे अकाउंटिंग के पेपर से लोएस्ट रिजल्ट अकाउंटिंग का जो है वो इंट्रो का है, लोएस्ट रिजल्ट, ठीक है जी। FAR 1 का रिजल्ट भी इससे ऊपर है, FAR 2 का रिजल्ट भी इससे ऊपर है, और इवन जो CA फाइनल का FFR का रिजल्ट है वो भी IA के रिजल्ट से ऊपर है। जो लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया FFR का वो 40% का रिजल्ट है, ठीक है ना। क्या रीजन है भाई इंट्रो में इतने लोग फेल हो रहे हैं? इसका इसका क्या मतलब, कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ सर, स्पेसिफिक रीजन है। आई कैप के एग्जामिनर से जब इस अटेम्प्ट के रिजल्ट पे बात हुई है तो उस बंदे ने सिर्फ एक बात कही कि यार जितने भी लोग फेल हुए हैं मेजॉरिटी में एक ही फैक्टर कॉमन है, और वो है कि उनको डबल एंट्री पास करना नहीं आती। उनको डबल एंट्री पास करना नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में कोई 60 मार्क्स डबल एंट्री के थे। 60 नंबर के सवाल ऐसे थे जिसमें एंट्रीज पास करनी थी, ठीक है जी। एंट्रीज नहीं आने का मकसद ये है कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट ही वीक है, ठीक है जी। अब आप उसको ऐसे ले लो कि जी मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आराम से ओवरकम किया जा सकता है। इवन 1.5-2 महीनों में यार इंजीनियरिंग के बच्चे आए, मेडिकल के बच्चे आए, उन्होंने जो है फास्ट ट्रैक में वो दिया, पेपर दिया और पास भी हो गए, ठीक है ना। ये सब अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो भैया जो बंदा इस कोर्स को लेगा, पढ़ेगा, मेरी तमाम लोगों से एक इल्तिजा और रिक्वेस्ट ये कि जितनी चीजें पढ़ो टीचर को रोको, सर इसमें जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी वो बताएं हमें, ठीक है जी। उससे बैड डेट्स में भी जनरल एंट्रीज पूछ ली, उस बंदे ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी जनरल एंट्रीज पूछ ली, PP के अंदर भी जनरल एंट्रीज पूछ ली। फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल था जो अलग था, ठीक है जी। उसके अलावा मेजॉरिटी क्वेश्चन में उसने जनरल एंट्रीज पूछी है। आज मैं दोबारा आपको एक बात बोल रहा हूं, जिस बंदे की डबल एंट्री अकाउंटिंग वीक है वो बंदा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आगे जाके FAR 1 FAR 2 में लाजमी फंसेगा। लोग डरते हैं जी मैं जो PP का हिसाब किताब है, मुश्किल सवाल आते हैं, मैं उसमें फंसता हूं। सर किसी भी बच्चे से आप उठा के पूछें, इवन जिस बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट है उसके 97-98 मार्क्स आते हैं, आप उससे पूछें उसकी भी गलतियां हुई होंगी। क्यों सर गलतियां हुई? इसके बावजूद 97 मार्क्स, पेपर में अवेलेबल मार्क्स 120 होते हैं, ठीक है जी। और उस 120 में से उसने 98 लिए होते हैं सर, लेकिन पेपर पे तो 100 लिखा होता है। एक नहीं 20 दफा ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आई कैप की जो है वो डिफरेंट कमिटीज में मेरे साथ बाकी के कॉलेज ओनर्स भी बैठते हैं, सबको ये बात पता है कि अकाउंटिंग के पेपर में आई कैप का एग्जामिनर अगर से 30 मार्क्स का सवाल देता है या से 25 मार्क्स का सवाल देता है, जैसे 25 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स का सवाल है तो उसके अंदर 6-7 मार्क्स तो एक्स्ट्रा रखता है कि अगर गलतियां हो भी जाएं तो वो बंदा जो है वो मार्क्स पूरे ले ले। इसके बावजूद 50 नंबर ना लेना ये बहुत बड़ी नालायकी है, पहला रीजन। दूसरा रीजन सबसे बड़ा फेलियर का वो ये, लोगों को ये लगता है ये भी AFC चल रहा है अभी, आखिरी में 10 दिन उठाएंगे हम और चीजें पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पथेटिक रिजल्ट लॉ का होता था पास में। क्यों? 1, 2 और 3 में तीसरा कौन सा होता था? लॉ होता था। तो लॉ का सबसे बुरा रिजल्ट इसलिए, जो AFC का भंगी चमार जो इंग्लिश का पर्चा पास दे के पास हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर दे के पास हुआ है, IT का MS ऑफिस दे के पास हुआ है, वो ये समझ रहा है कि मैंने पहली अटेम्प्ट में 4 पर्चे निकाल लिए जी, मैं कोई बड़ी तोप चीज हूं, और अभी तो 3 पर्चे निकले उसमें, तो मैं तो पिछली अटेम्प्ट में मैंने 10 दिन पढ़ा था और रेशो लगाऊं तो ये तो मैं कोई 8 दिन में निकाल दूंगा। सर फिर उसको पड़ती है एक चमाट। ये मेरी इल्तिजा है, CA AFC है ही नहीं। AFC एक एंट्री टेस्ट का मुतबादिल है, ऑल्टरनेटिव है। आई कैप में एंट्री टेस्ट नहीं होता तो उन्होंने AFC बच्चे को पढ़वा दिया ताकि इसकी बेसिक मैथ्स, अंग्रेजी और ये चीजें ठीक हो जाए, ठीक है जी। और माँ बाप मिठाइयां बांट रहे हैं जी, हमारे बच्चे ने IA का पेपर उसका AFC पास कर लिया पहली अटेम्प्ट में, 4 पर्चे पास किए, 4, मजाक नहीं है। और वो कजन वजन CA फाइनल में पढ़ रहा था, उसको ताने मारते हैं तुमसे 2 नहीं निकल रहे, हमारे वाले ने 4 पास कर लिए। अल्लाह के वास्ते ये AFC नहीं है, खुदा के वास्ते। अच्छा भाई, मैं पूरी कोशिश ये करूंगा इस दफा कि मैं जो चीजें पढ़ाऊं ना
उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी मैं आपको करवाता जाऊं साथ साथ, ठीक है जी, ताकि थ्योरेटिकली आप पक्के होते जाएं, जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर भी आपको मसला ना हो, ठीक है जी। स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ इन्वेंटरी के चैप्टर को, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके चलूंगा। बड़े शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी सर, मेरे पास सबसे पहले सर पेपर में इन्वेंटरी की डेफिनेशन आती है। भाई ये स्क्रीन आ रही है तुम लोगों के पास या नहीं आ रही है? स्क्रीन आ रही है ऑनलाइन वालों? नहीं आ रही है, अभी आ जाएगी, रुक जाओ। हाँ जी, अब आ रही है स्क्रीन मेरे बच्चों? हवा का शोर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अच्छा जी सर, अली अहमद जवाब देता हूँ मैं क्लास के बीच में, ठीक है। देखिए मुझे एक चीज ये बताएं, मेरे पास डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी क्या है जनाब? सर मिसाल के तौर पर मैं कंपनी में घुसता हूँ और उस कंपनी में घुसने के बाद मुझे नजर आता है सामने कि उसका एक वेयर हाउस है जिसमें कॉटन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? कॉटन पड़ी हुई है। ये कंपनी एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। इसके पास कॉटन क्या कर रहा है भाई? इसके पास कॉटन क्या कर रहा है? जी जनाब, इसके पास कॉटन क्या कर रहा है? कॉटन उसका रॉ मटेरियल है। कॉटन उसका रॉ मटेरियल है। अच्छा सर, इसका मतलब है रॉ मटेरियल हमारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, रॉ मटेरियल किस लिए रखा हुआ है आपने? किसने रखा हुआ रॉ मटेरियल? सर रॉ मटेरियल हमने रखा हुआ है स्टॉक दैट इज हेल्ड इन द स्टॉक एंड दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। तो सर आइंदा के बाद को पूछे रॉ मटेरियल क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा? स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा हमने कपड़ा बनाने के लिए रखा हुआ है। क्या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है? हाँ है। लेकिन सर स्टैंडर्ड में इसके लिए वर्ड्स क्या यूज किए हुए? स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। आइंदा के बाद जब ये वर्ड सुनो, इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल सर इस्तेमाल होगा किधर? सर फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल से धागा और कपड़े बनेंगे। तो सर हमारे पास इसका मतलब है कुछ मटेरियल फैक्ट्री में भी मुझे नजर आएगा। जो मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा हुआ है वो रॉ मटेरियल जो गोडाउन में पड़ा हुआ है इसके अलावा है। यानी मैं पहले गोडाउन में जाता हूं तो मुझे नजर आता है फैक्ट्री में, सर गोडाउन में मुझे वो नजर आती है, कॉटन नजर आती है। फैक्ट्री में जाता हूं मुझे धागा नजर आता है, ये धागा भी एक मटेरियल है। तो बताओ कंपनी का मटेरियल कितनी जगह पड़ा हुआ है? दो जगह पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सर इस दो जगह को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं सर? स्टॉक दैट इज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मौजूद है। देन बताओ स्टॉक कितनी जगह आपको नजर आ रहा है? दो जगह। एक जगह प्रोडक्शन के लिए रखा है, नंबर टू एक सर प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है। सर तीसरा स्टॉक मुझे कहां नजर आएगा? सर जो बने हुए कपड़े फिनिश गुड्स हैं मेरे पास, सर इसका भी एक वेयर हाउस होगा। सर इस वेयर हाउस में मेरे पास क्या पड़े होंगे? वो गुड्स जो कि मैंने बेचने के लिए रखे हैं। स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर रीसेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर रीसेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आइंदा के बाद मुझसे कोई पूछता है इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसको तीन बातें लिख के दूंगा। तीन बातें। नंबर वन, रॉ मटेरियल, सर स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। नंबर टू, WIP, स्टॉक दैट इज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंड नंबर थ्री, स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर रीसेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा है। हसीब जवाब दे रहा हूं, रुक जाओ। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास स्टॉक कितनी फॉर्म, इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में इन्वेंट्री इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, स्टॉक दैट इज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बताओ सर, ये तीनों चीजें मेरे भेजे में बैठ गई। अगर दो नंबर का एक सवाल आ जाता है, अगर दो नंबर का एक सवाल आ जाता है और वो मुझसे पूछता है मेरे बच्चों की इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखो, तो क्या मैं लिख पाऊंगा? सेल और रीसेल एक ही बात है रमशा, सेल और रीसेल एक ही बात है, ठीक है जी। सेल और रीसेल एक ही चीज है। रीसेल आमतौर पर कहते हैं खरीदी हुई चीज को बेचना, ठीक है जी। भाई इसके अंदर सब आ जाता है ना, सेल और रीसेल दोनों आ जाते हैं। रीसेल कहते हैं खरीदी हुई चीज को दोबारा बेचना, ठीक है जी। बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स में होता है ना। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो क्या करती है? गुड्स खरीदती है, एज इट इज बेच देती है, तो उसके लिए भी
जो फिनिश गुड्स उसके पास पड़े हैं वो क्या है, इन्वेंट्री। सेट है जी जनाब, याद रहेगा भैया। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े सर। बेटा दिमाग हाजिर रखना, थोड़ी चीजें मुश्किल हैं और मैं मुश्किल कराऊंगा, ठीक है जी। जरा दिमाग हाजिर रखना। हाँ मतलब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ इन्वेंट्री का चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके चलूंगा। फोकस मेरा जनरल एंट्रीज पे ज्यादा रहेगा जी। बढ़े हम आगे, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओसीबी इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आम हालात में कंपनी क्या बेचती है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। चाय वाले दिन वापस आ गया जी। भाई मेरी आवाज आ रही है क्लियरली ऑनलाइन वालों? अब आ रही है? अब गायब हो गई होगी। अब आ रही है? अब आ रही है मेरे बच्चों? चलो अच्छा भाई, हसीब मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, पहले हम चीज कवर कर लें, उसके बाद मैं सारे जो लॉजिस्टिकल मसाइल हैं इनके जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। बड़े हम आगे। हाँ भाई मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम इन्वेंट्री खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे हम? जब भी हम इन्वेंट्री खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे हम? रिकॉर्ड करेंगे ना सर? जब भी खरीदेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के 2 तरीके हैं। इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के 2 तरीके हैं, ठीक है जी। एक है मेरे पास पीरियोडिक मेथड, एक है मेरे पास परपेचुअल मेथड। गौर से देखना, गौर से देखना, अभी तक एग्जामिनर ने बेपनाह सवालों में परपेचुअल मेथड को टेस्ट किया है, पीरियोडिक मेथड बहुत कम टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। तो बताओ हमारी तैयारी किसके हिसाब से होनी चाहिए? हमारी तैयारी जो है वो पीरियोडिक के हिसाब से भी होनी चाहिए, परपेचुअल के हिसाब से होनी चाहिए। परपेचुअल के हिसाब से इसलिए कि वो एग्जामिनर का फेवरेट है। पीरियोडिक इसलिए तो बड़ा सवाल अभी तक नहीं आया इस पे, किसी भी अटेम्प्ट में आ सकता है ऐसा। अच्छा जी, आपके सवाल बेटा बिल्कुल श्योर है जैन, आपके एक ही सवाल आ रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी कोई सवाल आपका नहीं है अभी तक जी। अच्छा जनाब मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक और परपेचुअल 2 मेथड्स हैं इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के। तो बताओ दोनों में से कंपनी को कौन सा मेथड पिक करना चाहिए, कौन सा बेहतर है? नहीं सर, ये कंपनी की मर्जी है, ये कंपनी की मर्जी है, ये कंपनी की मर्जी है कि वो पीरियोडिक मेथड पिक करे, वो परपेचुअल मेथड पिक करे, ये उसकी मर्जी है। उसको कोई कंपेल नहीं करता, स्टैंडर्ड दोनों इजाजत देता है। फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक रखो या परपेचुअल रखो, गौर से सुनो, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। ये जब स्लाइड खत्म होगी तो आप बहुत सारी चीजें कवर कर चुके होंगे, ठीक है जी। ये स्लाइड जब खत्म होगी आप बहुत सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। मैं बार बार स्लाइड से पीछे जाऊंगा, प्रैक्टिस पे जाऊंगा, फिर थ्योरी पे आऊंगा, फिर प्रैक्टिस पे जाऊंगा, फिर थ्योरी पे आऊंगा, ठीक है जी। सर हमारे लेवल पे ज्यादा इजी कौन सा है? परपेचुअल आसान है। पीरियोडिक में काम थोड़ा है लेकिन टेक्निकल है, परपेचुअल में काम ज्यादा है लेकिन आसान है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, पीरियोडिक मेथड में सिर्फ थ्योरेटिकल रीजन से बता रहा हूं, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको, पूरा पढ़ाऊंगा इसको। स्क्रीन बेटा बिल्कुल आ रही है, जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही है वो लॉग ऑफ होकर दोबारा लॉग इन हो जाए, वो निकल के दोबारा लॉग इन हो जाए। सर पीरियोडिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग में इन्वेंट्री काफी सारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। जब इन्वेंट्री आती है परचेज में हम डालते हैं, ठीक है जी। सर इन्वेंट्री अगर वापस हो जाए तो परचेज रिटर्न में हम डालते हैं, यानी अलग अलग ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट। फिर रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिक सिस्टम में जब इन्वेंट्री आएगी अलग रिकॉर्ड में जाएगी, इन्वेंट्री रिटर्न होगी अलग अकाउंट में जाएगी, ठीक है जी। यानी हर ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट है। जबकि इसके बरक्स परपेचुअल में एक ही अकाउंट होगा, जबकि इसके बरक्स परपेचुअल मेथड में एक ही अकाउंट होगा। इन्वेंट्री आएगी भी उसमें और जाएगी भी उसी से। कौन सा अकाउंट होगा? इन्वेंट्री। कौन सा अकाउंट होगा? इन्वेंट्री। कौन सा अकाउंट होगा? इन्वेंट्री। इसमें कई सारे अकाउंट्स, उसमें एक ही अकाउंट। अच्छा जी, फिर
अब लिखने पे फोकस सबका चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लिखने पे फोकस नहीं करो। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर इन्वेंट्री आ रही है मैं एक अलग अकाउंट में डाल रहा हूँ, ऐसा एक अलग अकाउंट में डाल रहा हूँ, इन्वेंट्री जा रही है एक अलग अकाउंट में डाल रहा हूँ, 100 यूनिट आए एक अकाउंट में, 20 चले गए दूसरे अकाउंट में पड़े हुए, बचे हुए कितने 80। इन दोनों को देखने के लिए कि 80 बचे हुए मुझे 2 अकाउंट देखने पड़ेंगे। और सर परपेचुअल में क्या, एक अकाउंट में जो आया जो गया एक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो मुझे मॉनिटर करना काफी आसान है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पीरियोडिक मेथड चलाने वाला जो कि हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग टाइप के अकाउंट में बुक करता है, परचेज को अलग में डालता है, परचेज रिटर्न को अलग डालता है, क्या उसके लिए ये बताना पॉसिबल है, आसान है कि इस वक्त कितने यूनिट पड़े हुए? नहीं। तो पीरियोडिक सिस्टम जो चला रहा होता है ना, उस बंदे को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि इस वक्त हमारे पास स्टॉक में कितने यूनिट पड़े। ठीक है जी, यानी उस बंदे के लिए ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कि हम कितने बेच चुके हैं और कितने बाकी हैं। ठीक है जी, उसको ये पता होता है हमने खरीदे इतने, कितने रिटर्न गए। ठीक है जी, उसको एक वक्त में कितना स्टॉक मौजूद है ये मालूम करना उसके लिए मुश्किल होता है। ऐसा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे कितने एंड क्लोजिंग स्टॉक यानी पड़े हुए कितने इज ओनली पॉसिबल एट दी एंड ऑफ द ईयर। पीरियड के एंड पे ही जाके हमें पता चलता है, जब हम सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं तब पता चलता है अच्छा हमारे पास इतने बच गए। हर वक्त ये चीज मालूम नहीं हो सकती। लेकिन सर परपेचुअल सिस्टम में चूंकि एक ही अकाउंट चल रहा होता है, चूंकि एक ही अकाउंट चल रहा होता है, तो आपको यह मालूम करना बहुत आसान होता है कि इस वक्त हमारे पास कितने यूनिट पड़े हुए और कितने बिक गए, कितने यूनिट पड़े हुए और कितने बिक गए। मैंने अभी तक कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं करवाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, सिर्फ थ्योरी। ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी जब समझ आएगी जब आप इसका प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे। बताओ पीरियोडिक अकाउंटिंग में कितने अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं? कई सारे अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। परपेचुअल में एक अकाउंट इस्तेमाल होता है, उसी में मूवमेंट आ रही होती है आने जाने की। पीरियोडिक के अंदर आने जाने की मूवमेंट अलग अलग है। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कितने यूनिट पड़े हुए ये मालूम करना मेरे लिए मुश्किल है। किसके अंदर? पीरियोडिक में। मैंने कितने बेच दिए, बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ ये मालूम करना मुश्किल है। ये सारे काम मैं कब करता हूँ? साल के एंड में करता हूँ। परपेचुअल में क्या है, आप किसी भी वक्त जाए आपको पता चल जाएगा हमारे पास कितने यूनिट पड़े हुए, कितने बिक गए। तो मुझे एक बात बता, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट निकालना पर पीरियोडिक में सिर्फ पॉसिबल होता है कब? एंड में। और सर परपेचुअल में हर वक्त आप सिस्टम को रोक के ये मालूम कर सकते हो कि आपने अब तक कितना प्रॉफिट कमा लिया। मुझे बताओ अब अगर तुम्हें नजर आ जाए इन दोनों में कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर अकाउंटिंग करता है? ऑब्वियसली परपेचुअल। तो फिर पीरियोडिक क्यों यूज करते हैं? जिंदगी आसान रखने के लिए। पीरियोडिक में टाइम कम लगता है, हम जो चीज आ रहे हैं एक अकाउंट में डाल रहे हैं, जो जा रहा है दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं, हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर परपेचुअल में आपको प्रॉपरली चीजें क्या करना पड़ती हैं? मेंटेन करना पड़ती है। हर एक ट्रांजेक्शन को तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। हर एक ट्रांजेक्शन के एंड पे आपको यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सर जितनी कंपनीज के ऑडिट किए, जितनी कंपनीज को स्टडी किया है, जितनी कंपनीज में मेरे स्टूडेंट्स ऑडिट करने जाते हैं उनको मैंने पढ़ाया है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ सिंगल कंपनी विच इज यूजिंग पीरियोडिक मेथड। ठीक है जी, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ सिंगल कंपनी जो क्या यूज कर रही हो? पीरियोडिक यूज कर रही हो। मैंने जितनी भी कंपनीज देखी हैं, मैंने क्या देखा सर उसके अंदर? परपेचुअल मेथड देखा, क्योंकि स्टॉक जो है वो अब सिस्टम पे मेंटेन होता है। तो सर वो ट्रांजैक्शन डालता है, सिस्टम उसको क्या करता है? खुद ही अपडेट कर देता है। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ सर, बिल्कुल इम्तियाज वाला भी पीरियोडिक परपेचुअल यूज करता है? नहीं, कोई पीरियोडिक यूज नहीं करते। ईआरपी सबके पास लगा हुआ है, सबके पास बेहतरीन सिस्टम्स हैं। फिर बताओ मेरे बच्चों, सर पीरियोडिक मेथड में एक अकाउंट या कई सारे अकाउंट्स? पीरियोडिक मेथड में कई सारे अकाउंट्स या एक अकाउंट? कई सारे अकाउंट्स। परपेचुअल मेथड में एक अकाउंट। एक अकाउंट तो आने जाने के मूवमेंट भी हमें पता है और कितना स्टॉक पड़ा है, कितना बिक गया ये भी पता है। सर पीरियोडिक के अंदर ये चीज मालूम नहीं होती है इतनी आसानी से। कब मालूम होती है? साल के एंड पे आके। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना कब पॉसिबल है? साल के एंड पे। सर दूसरे में सर हर ट्रांजैक्शन के बाद किसी भी वक्त आप जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। आपको ये पता होगा कितने बिक गए, कितने बाकी हैं। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। ये चाहो तो थ्योरी के एस्पेक्ट्स के लिए, ये जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए अपनी कॉपी कर सकते हो सर। शाबाश। अभी तक मैंने कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने नहीं रखी, कोई नंबर तक मैंने आपके सामने नहीं रखा अभी तक।
बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ गौतम, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, अभी तक ज्वाइंट क्लास है लेकिन रेगुलर के बच्चे इसमें काफी कम है। चलो मेरे बच्चों, चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। फिजिकल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हो। मास्क लगा के आना है, बिल्कुल बगैर मास्क के इस वक्त क्लास में भी कोई नहीं बैठा हुआ। शाबाश जी। जी मेरे बच्चों, चलो बढ़े एक स्टेप, बढ़े हैं। मैं भी लगा लूं मास्क, असल में तुम लोग सबने लगा लिया तो मेरा रिस्क कम हो गया। पेपर में थ्योरी के पार्ट में यार एमसीक्यूज आते हैं, थ्योरी में लिखने को नहीं आता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज आते हैं, वो आप बस मैनेज करना है, आपने ये चीजें याद रखनी है बस, ठीक है ना। बढ़े जी आगे, चले आगे। लिख लिया अनस, हो गया अनस ना, सैन सॉरी। चलो जी डन। चलो साईं, अब बताओ परपेचुअल और पीरियोडिक, दो थीम्स हैं, दो मेथड्स हैं। सर लेकिन मूवमेंट ऑफ स्टॉक एक अलग चीज है। मूवमेंट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो आ रहा है वो जाएगा किस हिसाब से ना। जैसे एक एक यूनिट आया, फिर उसके बाद एक दूसरा यूनिट आया, तो तीसरा यूनिट आया, हम उसको भेजेंगे किस हिसाब से, बेचेंगे किस हिसाब से उसको। पहले आया है वो पहले बिके, या हम तमीज ना रखें, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। एक यूनिट आया, उसको पहले बेचना है, जो बाद में आया उसको बाद में बेचना है, तो उसका मतलब है सर आप फीफो बेस इस्तेमाल कर सकते हो। जो पहले आया पहले बिके, जो बाद में आया बाद में बिके, या तो आप तमीज ही छोड़ दो, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप उसको बेचो। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे परपीचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, पहले आपको डिसाइड करना है परपीचुअल यूज करूं या पीरियोडिक यूज करूं, और फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि फीफो यूज करूं या। तो बताओ, हमारे पास चार केसेस हो गए, चार किस्म की कंपनीज हो गई। एक कंपनी होगी जो पीरियोडिक यूज कर रही होगी फीफो के साथ, एक कंपनी होगी जो पीरियोडिक यूज कर रही होगी वेटेड एवरेज के साथ, एक कंपनी होगी जो परपीचुअल यूज कर रही होगी फीफो के साथ, एक कंपनी होगी जो परपीचुअल यूज कर रही होगी किसके साथ। तो इसका मतलब है हमारे पास चार तरह की कंपनीज हो सकती है। एक कंपनी हो जो पीरियोडिक यूज कर रही हो फीफो के साथ, दूसरी हो सकती है जो पीरियोडिक यूज कर रही हो वेटेड एवरेज के साथ। ऐसा ये दोनों मेथड इन दोनों के साथ अप्लाई होते हैं। तो बताओ हमारे पास कितने पॉसिबल केसेस हो गए? चार। तो अगर हम किसी भी सवाल को उठा के चार अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना सीख लें तो ये चैप्टर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम किसी भी सवाल को उठाएं और उसको चार अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर लें तो वो सवाल और ये चैप्टर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमने बेसिकली चार चीजें सीखनी है। हमने पीरियोडिक सीखना है फीफो के साथ, उसकी मूवमेंट भी जर्नल एंट्रीज भी। हमने सर पीरियोडिक सीखना है वेटेड एवरेज के साथ, उसकी मूवमेंट भी जर्नल एंट्रीज भी। ठीक है जी। इस चैप्टर में सिर्फ ये है और एनआरवी वगैरह की कैलकुलेशन और कट ऑफ है बस। ठीक है जी। और हमारे पास बहुत सारा टाइम है जी। बढ़े हम आगे, बढ़ जाए। अपने पास पहली हेडिंग डालोगे केस वन की, परपेचुअल वेटेड एवरेज। क्या हेडिंग डालोगे? परपेचुअल वेटेड एवरेज। तैयार हो? सर स्टडी टेक्स्ट कैसे पढ़ें सर, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें? देखो जो चैप्टर मैं पढ़ाता जाऊंगा आप स्टडी टेक्स्ट के अंदर जाके उसको देखते जाएंगे, ठीक है जी।
और जो बंदा भी स्टडी टेक्स्ट नहीं देखेगा वो अपने आप से जुल्म करेगा। स्टडी टेक्स्ट आप क्यों देखना, जब आप आपसे पढ़ रहे हैं, पैसे आपको देना, स्टडी टेक्स्ट क्यों देखोगे? इसलिए देखो कि कोई चीज टीचर छुड़वा ना दे, कोई टीचर मिस ना कर दे कोई चीज, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट जिस बंदे का कंप्लीट है वो आराम से पेपर पास कर सकते हैं, कंप्लीट करना स्टडी टेक्स्ट को, ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त बढ़ जाए, आए जरा दोस्त, हम इससे बाहर निकल रहे हैं अभी। बंद हो जा भाई, हटा यहाँ से। सर एट द एंड क्लास मेंशन कर दीजिएगा कि बुक में कौन सी चीज कवर करनी है उस क्लास में प्लीज। हेडिंग मैंने कोई हेडिंग नहीं बताई आपको। पहले तो मैं आपको 4 बेसिक जो है ना वो ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज पढ़ाऊंगा, 4 बेसिक ट्रांजैक्शन, इंतहाई बेसिक ट्रांजैक्शन, इंतहाई बेसिक ट्रांजैक्शन। बेटा बोर्ड पर, मेरा प्यारा बच्चा बोर्ड पे देखना अच्छे तरीके से, इसको जितना अच्छे तरीके से इसको नोट करोगे, समझोगे, देखोगे, उतना काम आसान होगा, ठीक है। पढ़े, इसको तैयार करें, आगे बढ़े हम। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, प्यारा भाई, मेरा प्यारा बच्चा, सुनना, सुनो, सारी चीजें छोड़ के 2 मिनट सुनो। FAR 1 का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आपने, ये बेटा मेरा लैपटॉप ही नहीं है, ये आकाश का लैपटॉप है। मैं अपना लैपटॉप घर पे भूल गया हूँ, कल मेरा बच्चा उस पर ड्राइंग कर रहा था, मैं घर पे ही छोड़ दिया, ठीक है जी। वो जो चीज उसके हाथ में होती है मैं उससे लेता नहीं हूँ, जब वो दिल भर जाता है उसका फिर उससे लेता हूँ। बच्चों को नहीं डांटता मैं भाई। एक दफा मैंने अपने बेटे को डांटा था और उसके अगले दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और ये नहीं कि मैंने मारने से, मतलब डराने से खराब हुई थी, उसको उसके जिस्म पे पैचेस पड़ रहे थे, निशान आ रहे थे, तो हम उसको ले गए हॉस्पिटल, तो पता चला उसके जिस्म में सिर्फ 4000 प्लेटलेट्स रह गए। और उन्होंने कहा कि यार हमें डाउट है कि अल्लाह ना करे इसको ब्लड कैंसर ना हो। तो फिर उन्होंने वो उसको स्क्रीनिंग में डाल दिया, कोई 2 दिन तक वो जैन का सत्यानाश हुआ ना मेरे। बाद में पता चला कि वो ब्लड कैंसर नहीं है, एक बीमारी होती है ITP, जो कोई एंटीबायोटिक खाने से जिस्म में इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है कि वो अच्छे सेल्स को मारना शुरू कर देती है। फिर ये कि जिस्म उसको पहचानता है और फिर उसको खत्म कर देता है खुद। लेकिन वो पहचानने में ना जितना नुकसान वो कर जाता है, तो फिर वो बंदे का नसीब है कि जल्दी रिकवर कर गया तो कर गया, नहीं तो अजाब हो जाता है। ये कि बस अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। उसके बाद से मैंने कसम खाई अपने किसी बच्चे को भी नहीं डांटूंगा। ये स्टूडेंट वाले बच्चे नहीं है, ये मेरे घर है। स्टूडेंट वालों को तो मैं समझता हूँ सवाब है डांटना, उनकी तो वो बजानी चाहिए कि वो याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, गौर से देखिएगा दोस्त, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूंगा, इसमें 4 ही ट्रांजैक्शन हैं, चारों की जर्नल एंट्रीज भी बनाऊंगा और अच्छे तरीके से देखने जाना। हम कौन सा मेथड लेके चल रहे हैं? परपेचुअल विद वेटेड एवरेज। कौन सा मेथड लेके चल रहे हैं? परपेचुअल विद वेटेड एवरेज, ऐसा? विद वेटेड एवरेज, ऐसा? अच्छा, ये तो सबको पता ना वेटेड एवरेज और फीफो क्या होता है? वेटेड एवरेज फीफो क्या होता है ये पता है सबको? नहीं पता? सच बताना, किसी को नहीं बताओ तो बता दो। सर एक दफा बता दो, एक छोटी सी चीज सुन लो। सुन लो बता दो, पता है तब भी एक चीज छोटी सुन लो। देखो, मैं सामने ना एक छोटा सा
स्क्रीन खुला हुआ सर। देखिए वेटेड एवरेज क्या है, आपने 3 रील खरीदी, आप सिलाई का काम करते हैं, आपको ये 10 रुपए ईच में पड़ गई। कितने दाने हैं? 3 है। कितने रुपए का एक आपने खरीदा? 10 रुपए का एक खरीदा, 30 रुपए का आपको टोटल पड़ गया 3। डन। आपने इसी तरह का एक ब्लॉक और खरीद लिया, ये आपको पड़ा 12 रुपए में। ठीक है जी, क्यों? सीजन आ गया था ईद का, चीज क्या हो गई? महंगी हो गई। अब आपके पास पुराना एक ब्लॉक पड़ा हुआ कितने वाला? 10 वाला। नीचे जो पड़ा हुआ वो कितने वाला? 12 रुपए वाला। ऐसा कितने यूनिट आपके पास पड़े हुए टोटल? 6 यूनिट पड़े। अगर मैं काम करूं, मैं 6 के 6 को मर्ज कर दूं और कहूं कि मेरे पास टोटल 6 यूनिट पड़े, मैंने कितने के खरीदे? 30 प्लस 36, 30 प्लस 36, 30 प्लस 36, 30 प्लस 36 का मतलब मैंने खरीदा कितने का? 66 के। कितने यूनिट खरीदे मैंने? सर मैंने 66 के कितने यूनिट खरीदे? 6। एक यूनिट कितने का पड़ गया मुझे एवरेज? 11 रुपए का। एक यूनिट कितने का पड़ गया एवरेज? 66 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड चल रहा है सर मेरे पास? वेटेड एवरेज। क्या आपने तमीज की कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया? आपने कहा नहीं भाई, मेरे पास सारी की सारी चीजें 6 यूनिट पड़े और टोटल पैसे मैंने इसके लिए 66 रुपए पे किए, तो एक यूनिट का रेट कितना हो गया? ऐसा। ये क्या है हमारे पास? वेटेड एवरेज। ये क्या है? जो पुराना पड़ा था जो नया पड़ा था मर्ज कर दिया, दोनों की कॉस्ट मर्ज कर दी और दोनों में कोई तमीज नहीं रखी। ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। अच्छा, फीफो क्या होगा फिर? अब यही दो मेरे पास है सर, 30 वाले और 36 वाले, 10 और 12 वाले। फीफो में क्या होगा? मैं ऊपर वाले ब्लॉक को अलग रखूंगा, नीचे वाले ब्लॉक को अलग रखूंगा। पहले वाला ब्लॉक 10 रुपए वाला है, दूसरे वाला ब्लॉक 12 रुपए वाला है। मैं दोनों को मर्ज नहीं करूंगा। अब अगर कस्टमर मुझसे खरीदने आएगा तो मैं क्या करूंगा? सर पहले वाला अलग बेचूंगा, उसके बाद वाला अलग बेचूंगा। दोनों में मैंने क्या रखा है? तमीज रखी है, फर्क रखा है। सर जहां फर्क नहीं हो कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। जहां दोनों में फर्क रखूं, पहले वाला अलग रखूं नए वाला अलग रखूं, ये क्या है? वेटेड एवरेज। ऐसा सर? सर ये फीफो है। सर लेकिन ओनर बोलेगा कि पहले वाले यूनिट को 10 रुपए के लिए थे। भाई देखो उर्दू जुबान में समझ लो, हम अपने कस्टमर को कभी भी अपनी कॉस्ट नहीं बताते। एक कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे पेट्रोल चाहिए। मैंने कहा भाई 120 रुपए लीटर है। उसने कहा पेट्रोल के रेट कब चेंज हुए? मैंने कहा अभी अभी चेंज हुए। उसने कहा आपके पास तो पुराने वाला है, पुराने रेट पे दें। तो मैंने उसको क्या करना है? चमाड़ मार देनी है कि तुम खरीदने कब आ रहे हो? अभी आ रहे हो ना, तो रेट अभी का लगेगा। पुराने वाला स्टॉक नया वाला स्टॉक मेरे लिए होता है, अपने लिए, कस्टमर के लिए इसका हिसाब किताब। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूं, मैं उसको बताऊं सर मैं फीफो के हिसाब से गुड्स बेच रहा हूं, ये आपके इतने पैसे हुए। अगर मैं वेटेड एवरेज के हिसाब से बेचता ना, आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता, लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, याद रखिएगा, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। वेटेड एवरेज और फीफो, पीरियोडिक और परपेचुअल, ये हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं। हम कभी भी अपने कस्टमर को ये चीजें नहीं बता रहे हैं कि अगर मैं पीरियोडिक से चल रहा हूं बेटा, अगर परपेचुअल से चलता उतनी खैर नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा। बड़े आगे हम सर, आए जरा इस सवाल पे सर। तो बंद नहीं होता यार ये। बात तो एक ही है, दोनों मेथड से सेल की अमाउंट सेम आनी चाहिए। ऐसा। चलो भाई मिनिमाइज हो जाओ। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज कौन सा मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं? कौन सा मेथड? परपेचुअल वेटेड एवरेज। कौन सा? परपेचुअल वेटेड एवरेज। मेरे बच्चों समझ में आ रही चीजें? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहां कॉलम बनेंगे। कौन सा कॉलम? डेट का। मैं क्या बना रहा हूं? स्टॉक कार्ड। क्या बना रहा हूं? स्टॉक कार्ड। स्टॉक कार्ड किस मेथड में बनता है? परपेचुअल में। किस मेथड में बनता है? परपेचुअल में। किस मेथड में बनता है? परपेचुअल में। सर पर्टिकुलर्स। मेरे बच्चों क्वांटिटी, मेरे बच्चों रेट और अमाउंट। इसी तरह फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बस सर मैं इसको नाम दे रहा हूं
क्या नाम दे रहा हूं उसको? ट्रांजैक्शंस। इसको नाम दे रहा हूं क्या चीज? बैलेंस। आज भी हमारे मुल्क में वो गधे पाए जाते हैं जो 9 कॉलम बनाते हैं। आज भी हमारे मुल्क में 9 कॉलम बनाने वाले गधे मौजूद हैं। जब आईकैप का एग्जामिनर 6 कॉलम में बना रहा है तो हमारे यहाँ गधे क्या करते हैं, 3 कॉलम और बनाते हैं, परचेज अलग और इशुएंस अलग। एक ही बना दो भाई, जिंदगी आसान रखो। ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 1 जनवरी को कितने यूनिट का बैलेंस मौजूद है? 6000 यूनिट का। किस रेट वाला मेरे बच्चों? 50 वाला। ये बैलेंस मौजूद है। सर स्टडी टेक्स्ट में 9 भी बने हुए हैं। आईकैप के एग्जामिनर का सॉल्यूशन उठाओ, उसमें 6 बने हुए, जब भी उसने बनाया, ठीक है? तो अपनी लाइफ इजी रखेंगे। सेट है? हाँ जी। पर्टिकुलर्स में बैलेंस कितने यूनिट पड़े हुए? 6000 यूनिट पड़े हुए। कितने वाले? 50 वाले। 6000 पड़े हुए मेरे बच्चों, 50 वाले पड़े हुए। कितने हो गए ये? 3 लाख होगा। चंदा ये 3 लाख होगा? बताओ ये कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी मैं रिकॉर्डिंग करूं, जिसकी मैं अकाउंटिंग करूं? नहीं सर, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसकी अकाउंटिंग की जाए। इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती। ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती। अच्छा जी मेरे बच्चों, फिर मेरा प्यारा बच्चा, उसके बाद गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना मेरे बच्चों। मैं अगर आपको कहूं हमारे पास डिस्काउंट 2 टाइप के, कौन से? ट्रेड डिस्काउंट और सर सेटलमेंट डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट और कौन सा डिस्काउंट? सेटलमेंट डिस्काउंट। गौर से देखना, मैंने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री थी 50 रुपए की। मैंने बहस की, मैंने दुकान वाले से बहस की, 50 बहुत ज्यादा है, 48 लगाओ। उसने कहा जाओ 48 लगाया। मैंने कहा 48 जो तुमने लगाए तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? उसने कहा कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपने मुंह से बोल दिया मैं मान गया। यानी वो डिस्काउंट जो आपको कम्युनिकेशन, निगोशिएशन की वजह से मिले, वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए बाद में कुछ करना नहीं है, ये कोई कंडीशनल डिस्काउंट नहीं है। उसने कहा जाओ ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तुम्हें। आपने कहा मुझे कुछ करना है, मुझे दोबारा आना है कस्टमर बन के, मैं जाके बाहर आपकी मशहूरी करूं, मैं जाके फेसबुक पे आपके कसीदे लिखूं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, ये स्टॉक पकड़ और दफा हो जाए यहाँ से। बताओ मैंने उसको कितने का स्टॉक बेचा? 48 का। कितने का डिस्काउंट दिया मैंने? 2 रुपए का। तो मुझे बताओ सर, मैं अपनी परचेजेस को 50 रुपए पे रिकॉर्ड करूं या 48 पे रिकॉर्ड करूं? 48 पे रिकॉर्ड करें। ऐसा? किस पे रिकॉर्ड करें? 48 पे रिकॉर्ड करें। गौर से देखना, मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। व्हाट इफ के उसने कहा अगर पैसे जल्दी दे दो तो 3 रुपए का और डिस्काउंट। अब बताओ ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल डिस्काउंट है? अब ये कंडीशनल है, इसके लिए कंडीशन क्या मीट करनी है? तो याद रखना सर, हम अपनी इन्वेंट्री को कभी भी इस कंडीशनल डिस्काउंट के लिए कम नहीं करेंगे। जब ये डिस्काउंट मिलेगा तो हम 3 रुपए की इनकम बुक कर लेंगे। हम कहेंगे हमने कंडीशन पूरी की है, एक काम किया है जिसके बदले में इनाम मिला है। ये इन्वेंट्री के खरीदने के बदले नहीं मिला है, जल्दी पैसे देने की वजह से मिला है। तो याद रखना वो इनाम, वो डिस्काउंट जो आपको कंडीशन पूरी करके मिल रहा है, ठीक है जी, अपेरेंटली जो यहां लग रहा है यानी जल्दी पैसे देने की वजह से मिल रहा है, सर वो इमीडिएटली आप अपने पीएनएल में लेके जाओगे अपनी इन्वेंट्री को इस डिस्काउंट से कम। बताओ ये डिस्काउंट हमें डिस्काउंट टोटल कितना मिला? 5 रुपए का। 2 रुपए किस तरह मिला है? ट्रेड डिस्काउंट। 3 रुपए कैसे मिला है? सेटलमेंट डिस्काउंट। बताओ मैं अपनी इन्वेंट्री को 45 रुपए पे रिकॉर्ड करूं या 48 पे? 48 पे। मैं कभी भी सेटलमेंट डिस्काउंट को इन्वेंट्री में से माइनस नहीं करूंगा, इन्वेंट्री की वैल्यू को कम नहीं करूंगा मैं। ऐसा? अच्छा गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, अच्छे तरीके से एक चीज सुनो। बताओ सेटलमेंट डिस्काउंट कितने रुपए का था? कितने रुपए का था? 3 रुपए का। तो मैं इन्वेंट्री कितने की पड़ी है नेट? अगर जेन्युइनली देखूं तो कितने की पड़ी है? 45 की पड़ी है। इन्वेंट्री थी कितने की? 50 की। 2 रुपए उसने ऐसी वेव कर दिए और 3 रुपए क्या किया आप? जल्दी पैसे दे के वेव करा लिए। तो आपको नेट कितने की पड़ी इन्वेंट्री? 45 की। इसमें से कितने रुपए का डिस्काउंट, बहुत टेक्निकल वर्ड में इस्तेमाल करने जा रहा हूं, कितने रुपए का डिस्काउंट ऐसा है जो इमीडिएटली इनकम में जा रहा है? 3 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट है जो इनकम में जा रहा है? कितने रुपए का? 3 रुपए का। बाकी से मैंने क्या किया? इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर दिया।
बताओ अगर ये इन्वेंट्री में 60 रुपए में बेचूं, गौर से सुनो, मैं सिखाने बैठा हूं आज। सर अगर मैं 60 रुपए में ये इन्वेंट्री बेचूं, बताओ मैंने खरीदी कितने की थी? 50 की इन्वेंट्री थी, 48 की पड़ी। इसको मैंने 60 का बेचा, कितने का फायदा हुआ? 12 रुपए का। जबकि 3 रुपए का अलग से मैंने इनकम बुक किया है, कितने का टोटल फायदा हो गया? 15 रुपए का। कितने का? 15 का। इन्वेंट्री थी कितने की? 50 की। डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 2 रुपए का। इन्वेंट्री कितने पे आ गई? 48 पे आ गई। मैंने कितने में बेचा? 60 रुपए में। कितने का फायदा हुआ? 12 का। इसके अलावा 3 रुपए का अलग से भी मुझे डिस्काउंट मिला। कौन सा? सेटलमेंट डिस्काउंट। ऐसा है, सेटलमेंट डिस्काउंट मैंने क्या किया, अलग से पीएनएल में लेके गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 15 रुपए का। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेंट्री थी कितने की? 50 की। मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने की होगी? 48 की। 3 रुपए का और डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट हमने क्या किया, अलग से पीएनएल में बुक कर दिया। जब मैंने इन्वेंट्री बेची, कितने की बेची? 60 रुपए की बेची। कितने का मुझे फायदा हुआ? अब बताओ, 12 रुपए का जो फायदा हो रहा है इन्वेंट्री बेचने पे, ये 12 रुपए का फायदा किस दिन हो रहा है? इन्वेंट्री बेचने वाले दिन। मुझे बताओ, ये सेटलमेंट डिस्काउंट इससे पहले ही पीएनएल में जा चुका होता है जब आप पैसे पे करते हो। याद रखो मेरे बच्चों, सेटलमेंट डिस्काउंट वो इनकम है, वो इनकम है जो इवन इन्वेंट्री को बेचने से पहले ही बुक हो जाती है, जो इन्वेंट्री को बेचने से पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक हो जाती है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कोई डिस्काउंट ना मिलता, कोई डिस्काउंट ना मिलता, मुझे इन्वेंट्री कितने की पड़ती? 50 की। मेरा प्रॉफिट कितना होता? 10 रुपए का होता। अभी प्रॉफिट कितना है? अभी नेट प्रॉफिट कितना है? सेटलमेंट डिस्काउंट को हटा दो तो 12 रुपए का है। प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 2 रुपए। जिसका मतलब है सर, ट्रेड डिस्काउंट भी पीएनएल को हिट करता है। कब? जब हम इन्वेंट्री बेचते हैं। इन्वेंट्री थी कितने की? कोई डिस्काउंट ना मिलता, कितने की मिलती? 50 रुपए की। 60 की बेचता, कितने का फायदा होता? 10 रुपए का फायदा होता। अगर 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, आपने इन्वेंट्री को कितना कर दिया? 48 कर दिया। आप बेच रहे हो, कितने का फायदा है? तो बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का फायदा कब होता है? जब हम इन्वेंट्री को बेचते हैं, उस दिन हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। सेटलमेंट डिस्काउंट का फायदा कब होता है? सर जब हम पैसे पे करते हैं, इन्वेंट्री बेचने से पहले ही कुछ इनकम बुक हो जाती है। अब बताओ सर, कौन सी इनकम ऐसी है जो जल्दी बुक होती है, ट्रेड डिस्काउंट की या सेटलमेंट डिस्काउंट की? सेटलमेंट डिस्काउंट की इनकम आमतौर पर जल्दी बुक हो जाती है, क्योंकि हम इन्वेंट्री खरीदते हैं और पैसे इमीडिएटली देते हैं, थोड़े दिनों बाद देते हैं, इनकम बुक हो जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की इनकम कब बुक होती है? जब हम गुड्स बेचते हैं। देखो, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज थी, तुम लोग को सोलन इस लेवल पे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुम में से एक अच्छा खासा बच्चा ऐसा है जो दूसरी दफा अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए। अब बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का हम क्या करते हैं? लेके इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर देते हैं, ताकि बेचते वक्त गेन ज्यादा है। सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं? सर इन्वेंट्री की वैल्यू को कम नहीं करते हैं, इमीडिएटली इनकम में ले जाते हैं। ऐसा कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो एट द टाइम ऑफ सेल्स पीएनएल में जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट पीएनएल में जाता है? सेटलमेंट डिस्काउंट। ऐसा है, तो अब बताओ, ट्रेड डिस्काउंट जब भी मिलेगा, इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या करोगे? कम कर दोगे। सेटलमेंट डिस्काउंट को क्या करोगे? इमीडिएटली इनकम बुक कर लोगे। इतनी बात याद रहेगी। बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर देंगे, ताकि बेचते वक्त ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। और सर सेटलमेंट डिस्काउंट का हम क्या करेंगे? इमीडिएटली इनकम में डाल देंगे। पहले ही अपने पास नोट कर लो। हाँ भाई, ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हो आप? जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, हम इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ताकि इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, छोटी हो जाए। फिर सर जब हम उस इन्वेंट्री को बेचते हैं, तो उस वक्त हमें ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। सेटलमेंट डिस्काउंट का हम क्या करते हैं? सर इमीडिएटली इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, वो तो बेचने से पहले ही इनकम में चली जाती है। ठीक है जी। यार क्या सीन है, कराची में बारिश वारिश होनी है या यही कुत्तों में लाल रहना है? इसमें तो मतलब हाथ में आ जाएगी सारी चीजें, मतलब
नहीं होगी बारिश। ये लो चलो जी, एक और खुशखबरी आ गई। क्यों भाई? बाहर मौसम तो हो रहा है ना ऐसा। 43। अल्लाह माफ करे यार, तो मैं रात में उठा हूँ यार, इतना हब्स, इतना हब्स। चलो भाई, चलो मेरे बच्चों, अब बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, वो कौन सा डिस्काउंट है जो, वो कौन सी डिस्काउंट इनकम है जो बेचने से पहले ही पीएनएल में चली जाती है? सेटलमेंट डिस्काउंट। वो कौन सा डिस्काउंट है जिससे इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाती है और बाद में क्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा है। चलो मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये कह रहा है परचेजेज मेड एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 54 रुपए। लिस्ट प्राइस क्या होती है? जो उस पर लिखी हुई, नहीं नहीं, वॉइस प्राइस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लिस्ट प्राइस होती है, आपने एक चीज जाके किसी शॉप पे उठाई, उस पर लिखी हुई थी 200 रुपए, ये लिस्ट प्राइस है, जो उस पर टैग लगा हुआ होता है लिस्ट प्राइस का, ठीक है जी। अच्छा जी, बट रिसीव्ड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2 रुपए। अब बताओ, मैं परचेजेस को 50 रुपए पे बुक, सॉरी 54 रुपए पे बुक करूं या 52 रुपए पे? 54 पे या 52 पे? 52 पे। तो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से हटाते हैं ताकि इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए, ताकि उसको बेचते वक्त प्रॉफिट ज्यादा हो। तो बताओ मैं क्या करूं, मैं परचेजेस रिकॉर्ड करूं किस तारीख को मेरा प्यारा भाई? 4 जनवरी को। परचेजेस कितने? 2000 यूनिट। कितने वाले? 52 टोटल 1,04,000। अब गौर से देखो, ये स्टॉक खरीदने के बाद मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। सर 3 लाख का स्टॉक पहले पड़ा हुआ था, 1,04,000 और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4,04,000। अब मेरे बच्चों 4,04,000 को उधर 8,000 से डिवाइड करो, क्या आता है? 50.5। ये क्या आ गया मेरे पास? वेटेड एवरेज रेट। ये क्या आ गया? वेटेड एवरेज रेट। क्या आपने तमीज रखी कि आपके पास पुराना कितना है, नया कितना है? नहीं सर, आपने कहा भाई मेरे पास एक ही है, ठीक है जी। परपेचुअल में हम इन्वेंट्री आती है ना सर, परचेजेस तो पीरियोडिक में आती है भाई, अल्लाह के वास्ते ये नरेशन है, आप ऐसे लिखो, स्टॉक अक्वायर्ड, ठीक है जी। अभी आपको बेहतर लग रहा है? स्टॉक प्रोक्योर्ड, स्टॉक अक्वायर्ड, ठीक है जी। और अच्छी अंग्रेजी, परचेजेस हेड नहीं है, ट्रांजैक्शन का नाम है। अच्छा जी, हाँ भैया, अब बता इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री क्या पास होगी? परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट? इन्वेंट्री डेबिट। कितने से? 1,04,000 से। और अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट कितने से? यही है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम? नथिंग। अच्छा जी, चलेंगे दूसरे ट्रांजेक्शन पे। 2 ट्रांजेक्शन कराऊंगा, फिर आप उसको जो है आराम से देखिए। वो कह रहा है परचेजेस मेड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 54 रुपए, बट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपए विल बी अवॉर्डेड इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 1 मंथ। हाँ जी, अगर 1 महीने में आपने पेमेंट की तो आपको 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बताओ मैं इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करूं? सर 54 पे रिकॉर्ड करेंगे। कितने पे? 54 पे। तो क्या एक काम किया जा सकता है कि हम कहें जी हमारे पास 4 के बाद केड़ी जनवरी है, 8 जनवरी। सर परचेजेस 2000 कितने वाले? 54 या 50? सॉरी 52, 54। फिर कितने? अब बता, टोटल स्टॉक मेरे पास 8 पड़े हुए थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? सर 4,04,000 का स्टॉक पड़ा था, 1,08,000 और आ गया, तो कितने? 5,12,000 पक्का? रेट 51.2 हो गया होगा पक्का? अब बताओ उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? 8 जनवरी को इन्वेंट्री डेबिट कितने से? और अकाउंट पेबल, कैश नहीं, कैश नहीं, वो चाचा कैश नहीं। वो कह रहा है 1 महीने के अंदर पेमेंट दोगे तो देना, हमने भी नहीं दिया कैश। कितना? 1,08,000। ऐसा? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब एक बात,
व्हाट इफ के हम पैसे जल्दी दे दें, व्हाट इफ के हमारा मूड हुआ अगले दिन ही पैसे दे दो, मुंह पे मारो इसके पैसे हैं। तो बताओ, अज्यूम करो हम अगले दिन पैसे मुंह पे मार दें उसके, तो क्या एंट्री पास करेंगे? सर हम करेंगे ये कि अकाउंट पेबल डेबिट कर देंगे, खत्म अकाउंट पेबल पूरा पूरा, 1,08,000 का अकाउंट पेबल खत्म। लेकिन पता है मैं पैसे पूरे 1,08,000 नहीं दूंगा, मैं पैसे दूंगा सर 2,000 यूनिट के, किस रेट से? 52 के हिसाब से 1,00,000। तो आपको नहीं लगता एक लायबिलिटी थी 1,08,000 की, एक बंदे को आपने 1,08,000 देने थे, 1,04 में वो निमट गया, तो मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, एक बंदे को 1,08,000 देने थे, 1,04 में वो निमट गया। एक दोस्त से मैंने 100 रुपए उधार लिए, बाकी मैंने उसको दे दिए 80 रुपए। मैंने कहा यार माना कर यार, इतनी तो अपनी दोस्ती है कि तू 20 रुपए छोड़ दे। तो सर मुझे एक बात बताएं, 20 रुपए मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ। सर तो मैं क्या करूं, उसको इनकम बुक करूं? क्या नाम दूं उसको? डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट इनकम कितने की? ऐसा आप बताओ सर, ये याद रहेगा? क्या सेटलमेंट डिस्काउंट से इन्वेंट्री की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। क्या सेटलमेंट डिस्काउंट से इन्वेंट्री की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर स्टॉक कार्ड बनाने को आए और आपसे कहे सेटलमेंट डिस्काउंट मिला, हम क्या करें? इग्नोर। अगर ये स्टॉक कार्ड हम बना रहे हैं और एग्जामिनर कहे कि सेटलमेंट डिस्काउंट दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेटलमेंट डिस्काउंट दिया और स्टॉक कार्ड बना रहे हो तो उसको क्या करोगे? इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। सर इसको पहले यहां तक कॉपी कर लें ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़े। शाबाश।
तो हाँ जी, बड़े दोस्त आ गए। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, तैयार हो? किधर गया भाई वो? सर दोबारा ऊपर जाएं। अब आए जरा प्यारे भाई, अच्छे तरीके से एक चीज समझने वाली है, गौर से देखिएगा। पेपर में सवाल आता है, कॉस्ट कार्ड बना के दो, जर्नल एंट्रीज करके दो, कॉस्ट कार्ड बना के दो, जर्नल एंट्रीज करके दो, और लोगों से वहां गलतियां होती हैं। प्यारे बच्चों, सेल्स, वो कह रहा है हमने 80 रुपए की गुड्स बेची है। कितने की बेची है? 80 रुपए की। बेटा बोर्ड पे मेरा बच्चा, मुझे बताओ ये टेबल तुम बना रहे हो, इसमें कॉस्ट डाल रहे हो गुड्स की या गुड्स की सेल्स प्राइस डाल रहे हो? कॉस्ट डाल रहे हो। तो जब अकाउंट में टेबल में आया कॉस्ट है तो जाएगा भी क्या? कॉस्ट जाएगा। हम कभी भी सेल्स रेट यहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। जब इसमें कॉस्ट आया है तो निकलेगा भी इसमें से कॉस्ट। अच्छा कैसे कैसे? ये कह रहे हैं हमने भाई गुड्स 80 रुपए की बेची, ठीक है जी, जिसपे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 3 रुपए का। हम कह रहे हैं भाड़ में जाओ। हम क्या कह रहे हैं? भाड़ में जाओ। मान लीजिए रेलेवेंट ही नहीं है कि तुमने ट्रेड डिस्काउंट दिया या नहीं दिया इस टेबल के लिए। इस टेबल के लिए हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आपने कितने यूनिट बेचे। सेल्स में रेट जानने की कोई जरूरत नहीं इस टेबल बनाने के लिए, सिर्फ क्या पता होना चाहिए तुम्हें? यूनिट्स कितने बेचे। बताओ कितने यूनिट्स हमने बेचे? 3000 यूनिट। 3000 यूनिट। तो बताओ मैं क्या करूं अभी? सर बोर्ड पे देखिएगा, किस तारीख को हमने बेचे? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को सेल्स कितने यूनिट? 3000। कितने वाले, किस रेट पे हमने बेचे? सर हमने 87, सॉरी 80 रुपए का रेट था, 77 नहीं, बेकार बात है मेरे लिए, इररेलेवेंट बात है। मैं ये देखूंगा सर मेरे पास जो रनिंग रेट चल रहा है, कौन सा रेट? कौन सा रेट? रनिंग रेट। कौन सा रेट? जो रेट इधर आ रहा होगा वो मेरे वो क्या नाम कहलाएगा? रनिंग रेट कहलाएगा। मुझे तो रनिंग रेट कितना सर मेरे पास? 51.2। बताओ मल्टीप्लाई करूं क्या आ रहा है मेरे पास रनिंग रेट्स? 45। जबरदस्त सर। बताएं सर, 10 में से 3 निकल गए तो कितने रह गए? 7000 रह गए। सेल्स पे कभी भी ये रेट तब्दील नहीं होता। बताओ वैल्यू कितनी रह गई? 1,53,600 निकल गया। 5-12 में से कितने रह गए? 358 400। पक्का? ये हमने सेल्स कर ली इनकॉर्पोरेट। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री पास करें। और जर्नल एंट्री के लिए अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमने किस रेट पे बेचा। जर्नल एंट्री के लिए ये जानना जरूरी है कि हमने किस रेट पे बेचा। ऐसा मेरे बच्चों? आओ प्यारे बच्चों, बताओ आपने कितने रुपए में ये यूनिट बेचा है? सर मैंने 3 रुपए के डिस्काउंट के बाद 80 रुपए की प्राइस में से 3 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया, माफ कर दिए पैसे। मेरे हाथ में कितने हैं? 77। तो मैं क्या करूंगा सर? एंट्री देखो, एंट्री देखो। मैं अपने पास 2 एंट्रीज पास करूंगा। कितनी एंट्रीज? 2 एंट्रीज पास करूंगा। मैं 2 एंट्रीज पास करूंगा। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, पता है कितने से? सर 3000 यूनिट मैंने बेचे। सर 3000 यूनिट मैंने बेचे। 3000 इंटू 77 कितना? कितना? 2,31,000। और सेल्स क्रेडिट 3000 इंटू 77, 2,31,000। अब एक बात बताएं, ये जो आपने ये 31,000 की वैल्यू निकाल ली, तो आपने ये क्या हरकत की है? ये वैल्यू फिर किस काम आएगी? ये निकाला क्यों? भाई मैं कह रहा हूं मैंने 1,53,600 रुपए की चीज, 1,53,600 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 2,31,000 में। तो बताओ मैं एंट्री पास करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से? कितने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 153,600। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे पता चला कि जो आपने गुड्स बेची है उनकी वैल्यू 153,600 है? टेबल से। किससे? टेबल किस किस मेथड में हम बनाते हैं? परपेचुअल मेथड में। किस मेथड में हम बनाते हैं? परपेचुअल मेथड में। तो आपको ये पता था कि आपने जो अभी गुड्स बेची है उनकी कॉस्ट क्या है?
अगर पीरियोडिक मेथड होता तो टेबल नहीं बनता, टेबल नहीं बनता तो जो गुड्स बेची है उनकी वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। तो परपेचुअल मेथड में 2 एंट्रीज बनती हैं सेल्स की, और पीरियोडिक मेथड में एक ही एंट्री बनेगी सेल्स की, पहली वाली एंट्री, क्योंकि हम कहेंगे भाई हमने बेच तो दिया लेकिन हमें गुड्स की कीमत मालूम, कॉस्ट मालूम नहीं है, वो साल के एंड में मालूम करेंगे ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, परपेचुअल मेथड में हमने परचेजेस बुक करना सीख ली, उसकी जर्नल एंट्रीज देख ली, ट्रेड डिस्काउंट के साथ भी, सेटलमेंट डिस्काउंट के साथ भी, हमने सेल्स की एंट्रीज देख ली है ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अभी तक हमने सेटलमेंट डिस्काउंट वाली कहानी नहीं देखी है। सर आए जरा ऊपर, आए जरा ऊपर। अब वो कह रहा है एक और ब्लॉक हमने बेचा 3000 यूनिट का, सॉरी कितने का, 2500 यूनिट का, कितने में, 80 रुपए में, बट हमने एक डिस्काउंट दिया 3 रुपए का, इफ द पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक सेटलमेंट डिस्काउंट है, कंडीशनल डिस्काउंट है, सर इसको मैं अलग से एक्सपेंस बुक करूंगा, अपनी सेल्स में नहीं डालूंगा इसको मैं क्या करूंगा, अलग से एक्सपेंस बुक करूंगा। एक तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं ना, नुकसान है मेरा, नुकसान है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको एक्सपेंस में बुक करूंगा। आप बताओ एक्सपेंस में कब बुक करूंगा, जब वो बंदा ये डिस्काउंट अवेल कर ले, ऐसा, जब बंदा डिस्काउंट अवेल कर ले। मुझे बताओ सेटलमेंट डिस्काउंट आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था परचेजेस में, कब आपने इनकम के तौर पे बुक कर लिया, सर जब हमने पैसे दे दिए जल्दी, ठीक है जी, तब वो इनकम बनी। मुझे बताओ ये एक्सपेंस कब बनेगा, सर जब उसके पास से पैसा आ जाएगा उसी दिन मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, अभी नहीं। तो बताओ अभी मैं सेल्स 80 पे बुक करूं या 77 पे, 80 पे बुक करूं या 77 पे, सर 80 पे। क्या एंट्री पास करूं सर, 10 जनवरी के बाद हमारे पास क्या 15 है, 12 जनवरी, 12 जनवरी क्या चीज, सेल्स कितने यूनिट, 2500। बताओ इधर 80 लिखूं या 77, ना 80 ना 77, चरसियों रनिंग रेट, रनिंग रेट, रनिंग रेट, रनिंग रेट, 80 और 77 सिर्फ जनरल एंट्रीज के लिए, इधर के लिए नहीं। कितना, 1 लाख, ओ पक्का बेटा 1,28,000। अब बताओ हमारे पास 7,000 यूनिट पड़े थे, 2,500 निकल गए, तो 4,500 रह गए, फिर 51.2 जी वैल्यू 2,30,400 ऐसा। अब बताओ एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, कौन सी दो एंट्रीज, सेम दो एंट्रीज, कौन सी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 2,500 यूनिट, 77 या 80, 80 कितने, 2 लाख, आर यू श्योर, श्योर सर, 2 लाख, फिर सेल्स क्रेडिट कितने से, 2 लाख, फिर उसके बाद साई हमारा जो, ओ भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 1,28,000। ये कहाँ लिखा है सर, ये कहाँ लिखा है बबुआ, ये हमारे स्टॉक कार्ड में लिखा है 1,28,000। फिर इन्वेंट्री क्रेडिट 1 लाख, पक्का मेरे बच्चों, देख लोगे, बताओ इस पे डिस्काउंट एक्सपेंस की एंट्री कब पड़ेगी। अब अज्यूम करो उस बंदे ने अगले दिन ही पैसे दे दिए, अब अज्यूम करो उस बंदे ने अगले दिन ही पैसे दे दिए, तो क्या करूं सर मैं, सर मेरे पास कैश आएगा, पता कितने का कैश आएगा, पूरे नहीं आएंगे, 2500 इंटू 77 आएगा, और मेरा अकाउंट रिसीवेबल पूरा कम हो जाएगा सर, 2500 इंटू 80 से कितना, ये 2 लाख कम हो जाएगा, लेकिन पैसा कितना आएगा जी, कितना पैसा आएगा। अब बताओ जो 7,500 का हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट एक्सपेंस के नाम पे बुक कर लूं, कितना, यही शायद, सर इसको कॉपी मारना है तो मार, इतनी देर तक क्या कर रहे थे तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या मतलब बस 2-3 पास हो गए तो फुल चौड़े में घूमना है, अच्छा सही।
देखो सेटलमेंट डिस्काउंट सीधी सी बात है सेल से लिंक नहीं है, सेटलमेंट डिस्काउंट पेमेंट से लिंक्ड है और पेमेंट सेल्स के बाद होनी है, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो डिस्काउंट नहीं देंगे हम। तो मैं खामखा क्यों सेल्स में डाल दूं उसको आज से, मुझे पता ही नहीं है कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा या नहीं करेगा। तो सर जब वो डिस्काउंट अवेल करेगा मैं अलग से एक्सपेंस बुक कर दूंगा। इस एग्जाम में मेथड मेंशन होता है, बिल्कुल 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 गौतम, बिल्कुल वो मेंशन होता है। हाँ भाई, सेटलमेंट डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होगा, जब पैसे ले लेंगे उस समय। डन, बढ़े हम आगे एक स्टेप, क्या हम आगे बढ़ जाए एक स्टेप। दो ट्रांजैक्शन हमने देख ली, कौन सी, सेल्स और परचेज, ऐसा। अब अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालो, लिखो जनाब मोड्स ऑफ एक्विजिशन, क्या चीज, मोड्स ऑफ परचेजेस, मोड्स ऑफ परचेजेस। कर लिया। एक बात बताओ, मैं आपसे जर्नल एंट्रीज पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे। सर हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन कैश 2 लाख रुपए, परचेजेस थ्रू चेक 1 लाख, परचेजेस ऑन अकाउंट से 50,000, परचेजेस यूजिंग पोस्ट डेटेड चेक, मुझे इन चारों की एंट्रीज पास करके दो, शाबाश। ये बच्चों वाली चीज है, ये आप सबको आती है मेरे ख्याल में। हाँ जी, है लास्ट वाली तो करानी है। शाबाश जी, बताओ इन्वेंट्री को कितने तरीके से परचेज किया जा सकता है, शाबाश। ऑन अकाउंट, हाँ जी हो गया, कर लिया, कर लिया, शाबाश शाबाश, मैं रुका हूँ, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश बचड़ों।
चलो जी, अब आओ जरा सर प्लीज बोर्ड पे देखिए। देखिए एग्जामिनर आप लोग के दिमाग से कहाँ खेलता है। देखो सुनो, उसको एक बात पता है कि यार एग्जाम बच्चों ने ना एक रट्टा मारा हुआ है, कैश पे परचेज होगा या क्रेडिट पे परचेज होगा, वो दे देते 3-4 किस्म की चीजें और गलती करते हैं लोग उसी में जाके। मुझे एक बात बताओ, मैं पहली एंट्री अगर पास करूं, मैं परपेचुअल मेथड में चल रहा हूं, पहले वाली की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री डेबिट और वेरी गुड सर कैश क्रेडिट, कितने से? 2 लाख से। दूसरी में चेक के थ्रू हमने किया तो सीधी बात है, इन्वेंट्री डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से? सर हमने 50,000 रुपए की इन्वेंट्री उधार पे ली, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, क्या करूं? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 50,000 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कितने से? फिर सर आपने एक बंदे से पैसे गुड्स खरीदे और आपने उसको चेक दिया 15 दिन आगे का। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा 15 दिन बाद जाना, मेरे बैंक वाले को देना हो तो मैं पैसे दे देगा। उसने कहा 1 मिनट रुको, इसका मतलब है तुम उधार पे लेके जा रहे हो? मैंने कहा उधार पे थोड़ी लेके जा रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ ना। उसने कहा तो चेक तो 15 दिन के बाद कैश होगा ना, नशे ही तो तुम मतलब 15 दिन के उधार पे ही ले रहे हो ना। मैं कहूंगा हाँ अगर तुम समझ गए हो तो सही है, 15 दिन के उधार पे ही है। मुझे बता, पोस्ट डेटेड चेक पे गुड्स देना या खरीदना टेक्निकली उधार पे खरीदना, ठीक है जी। तो याद रखना एग्जामिनर अगर आपसे कहे चेक पे खरीदा तो इसका मतलब है कैश पे आ गया। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? आप एक बंदे से उधार पे सामान खरीद रहे हो, उसको कह रहे हो पैसे दे दो, मैं उसको आपको कह रहे पैसे दे दो, आपने कहा पैसे नहीं है 15 दिन बाद लेना। या एक काम करो आज चेक ले लो जो कि 15 दिन बाद ही कैश हो पाएगा। तो बात एक ही है, उधार पे ही लिया आपने सामान। तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 40,000 से और काउंट पेबल क्रेडिट कितने से? 40,000। ये याद रहेगा सर, आइंदा के बाद पोस्ट डेटेड का वर्ड जहां देखो ना, पोस्ट डेटेड चेक का, इसका मतलब है बात हो रही है किस चीज की? उधार की। किस चीज की बात हो रही है? उधार की बात हो रही है, ऐसा है ऐसा। 15 दिन बाद हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है जी, क्योंकि वो हमारे बैंक में जाके पैसे ये चेक डिपॉजिट करा देगा तो पैसे हमारा बैंक उसको निकाल के पे कर देगा, ठीक है जी। डन है जी, बढ़े आगे हम। तो फोरकास्ट है बारिश वारिश किया, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा है। कोई फोरकास्ट नहीं, चलो अल्लाह मालिक है। अब बंदे को सोचना चाहिए कि जब नबी का नवासा, नबी का पूरा खानदान करबला में था तो उसकी गर्मी क्या थी, है? था कि नहीं था? और जमीन पे बसने वाले मतलब लोगों पे लानत है कि वो उस वक्त जो है वो उन्होंने ये अजीम जुल्म होने दिया। यकीन करो बस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार जब नबी के घर वालों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आम इंसान को क्या इंसाफ मिलेगा। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कभी कभी, है? ये हालत तो देखो यार, बंदा छोटे बच्चे अगर बाहर निकले तो बच्चा दिमाग पड़ जाए उसका। अल्लाह माफ करे भाई, चलो आगे बढ़े हम दोस्त, बढ़ जाए। सर अभी भी हम इंसानों पे जुल्म होने दे रहे हैं। मैं यकीन करो, जब एक ये बात मैंने पता कब सुनी थी, जब मैं एक कंपनी में काम करता था, यूबीएल बैंक में। तो यूबीएल वालों ने मुझसे वादा किया था कि अगले साल हम आपको ना कंट्रोलर फाइनेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? यानी कंट्रोल फाइनेंस है, सीएफओ के बाद जो नेक्स्ट लेवल जॉब होती है ना उसको उस पर डाल देंगे। अच्छा, आई वॉज ओनली 23 एट दैट टाइम, और मेरे लिए इतना बड़ा जिंदगी का जंप था, मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने कहा बस यार ये साल गुजरे और मैं कंट्रोलर फाइनेंस बनूं। मतलब कंट्रोलर फाइनेंस कोई भी वहां 40 साल से कम का बंदा नहीं था। मैंने कहा यार जो लोग 40-45 साल की एज में जाके बनने में, 23 साल की एज में बनना। हुआ क्या, अगला साल आया, उन्होंने कहा यू आर टू यंग फॉर इट। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी है, मना कर दिया कि आपको 1 साल और रुकना पड़ेगा,
मैंने कहा नहीं यार, मैं 1 साल कहीं और गुजार लूंगा, मैं बहुत दुख, इतना मैंने जान लगा के काम किया था, कंपनी के इतने पैसे बचाए थे टैक्स के मद में, बाकी सारी चीजों की, मैं बड़ा परेशान। तो हमारे साथ एक पठान चाय देने वाला था, जिसने मेरी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले किया। उसने मुझे कहा कि यार आप इसको रो रहे हो, सोचो नबी के नवासों के साथ क्या हुआ था, है तो आपको जरा अंदाजा होगा कि जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी किसको कहते हैं। तुम्हारे तो सिर्फ प्रमोशन चाहिए। तो मैं सोचा कि आज वाकई अल्लाह ताला जो है वो हमें हमेशा ऐसा रखे कि ना हम किसी का हक मारे और ना कोई हमारा हक मारे है। 1 साल फौजियों के पास गुजारते हैं, भाई मैं तो नहीं गुजारूं भाई। अच्छा जी सर, इसी तरह आप सेल्स की भी बुक करोगे, पोस्ट रेटेड चेक पे एक बंदा हमसे गुड्स ले गया, तो इफेक्टिवली किस पे लेके गया, क्रेडिट पे लेके गया। ठीक है जी, दिमाग क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप और आगे जा रहे हैं प्लीज प्यारे बच्चों। अभी तक हमने सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस देखी हैं, परचेजेस, और कौन सी ट्रांजैक्शन देखी है, सेल्स, ऐसा यही है ना। और कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, बताओ। सेल्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक कार्ड में। सेल्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक कार्ड में। रनिंग रेट पे रिकॉर्ड करते हैं, किस पे रिकॉर्ड करते हैं, रनिंग रेट पे। किस पे रिकॉर्ड करते हैं, रनिंग रेट के ऊपर, यानी स्टॉक कार्ड के अंदर रनिंग रेट के ऊपर। और भी कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, आए जरा सर अपने हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन इन्वेंट्री। कौन सी, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन इन्वेंट्री। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, 2 घंटे का भरपूर इस्तेमाल करना है हमने आज। हाँ जी, कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, परचेजेस होती है इन्वेंट्री में, हम परचेज करते हैं। सर इसके बारे में शायर क्या कहता है, रिकॉर्डेड एट नेट ऑफ डिस्काउंट फिगर। कौन सी नेट ऑफ डिस्काउंट फिगर, कौन सी नेट ऑफ डिस्काउंट फिगर, सर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, हाँ, नेट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं। ठीक है जी। और जब भी परचेजेज होगी वेटेड एवरेज रेट तब्दील हो जाएगा। वेटेड एवरेज रेट क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, ऐसा। तो परचेजेज हमेशा किस पे रिकॉर्ड करनी है, उसमें कॉस्ट कार्ड में, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, नॉट सेटलमेंट डिस्काउंट। और जब भी परचेजेज होंगी हमारा रेट तब्दील हो जाएगा। और क्या हो सकती है सर, सेल्स हो सकती है सर हमारे पास, सेल्स। सेल्स का क्या करेंगे बबुआ, सर ओनली कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन दी टेबल। हम कभी भी सेल्स की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, टेबल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, क्या मैं कोई फजूल बात कर रहा हूं, हैं सर, फजूल का तो पता नहीं है, गलत आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। सेल्स प्राइस एंड डिस्काउंट ईटीसी विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द टेबल, विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द टेबल। सर ये कहां कंसिडर होंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट और ये सारी चीजें, जर्नल एंट्रीज बनाते हुए। कहां कंसिडर होंगे, जर्नल एंट्रीज बनाते हुए। कहां कंसिडर होंगे, जर्नल एंट्रीज। हाँ, जब सारे सेम रेट पे हो रहे हो तो फिर सीधी सी बात, चेंज नहीं होगा रेट। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बढ़ जाए, ये 2 बातें समझ आती है। यस सर। अब बताओ सही, उसके बाद हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन आती है जी, परचेज रिटर्न्स। हाँ प्यारे बाबू, परचेज रिटर्न को किस रेट पे रिकॉर्ड करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है सर। अगर एग्जामिनर ने ये बताया हुआ है कि परचेज रिटर्न किस परचेजेज में से रिटर्न हो रही है, कौन से ब्लॉक में से रिटर्न हो रही है, तो उसी रेट पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस जिस रेट से वो आया था। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूं, अगर परचेज रिटर्न हो रहा है और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि भाई वो स्पेसिफिक वाले ब्लॉक से मैंने ये परचेज रिटर्न किए, तो आप उस स्पेसिफिक ब्लॉक का रेट लोगे, उसी पे रिटर्न को रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, फिर रनिंग रेट नहीं लोगे। और अगर उस बंदे ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि परचेज रिटर्न किस ब्लॉक में से, तो फिर कौन सा रेट लोगे, रनिंग रेट। कौन सा रेट लोगे, रनिंग रेट लोगे, ऐसा। यानी सर परचेज रिटर्न बुक होती है स्पेसिफिक रेट पे, अगर ना दिया हो तो रनिंग रेट, अगर ना दिया हो तो रनिंग रेट, अगर ना दिया हो तो रनिंग रेट। ये बात समझ में अच्छी थी।
समझ में अच्छी हुई हो? बड़े सही। उसके बाद सेल्स रिटर्न सेम, अगर स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है कि फलां ब्लॉक में से सेल्स रिटर्न हुई है तो वो यूज कर लेना, अदरवाइज आप क्या करोगे, रनिंग रेट लोगे, रनिंग रेट लोगे। आपसे एग्जामिनर ने कहा जो 6 तारीख को हमने सेल्स की है ना उसमें से रिटर्न जा रहा है, तो 6 तारीख की सेल्स को जो रेट है ना उससे आप रिटर्न बुक कर लेना, और अगर नहीं बताया हुआ तो क्या करोगे, रनिंग रेट यूज करोगे। ऐसा अली असमार, अभी आ जाओ सवाल पे सॉल्व करते हैं, मैंने इसको दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी, मुझे बताओ सेल्स हमेशा रनिंग रेट पे बुक होंगी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न स्पेसिफिक रेट पे बुक होंगे, अगर नहीं गिवन है स्पेसिफिक रेट तो रनिंग रेट। स्पेसिफिक रेट पेपर में कैसे देगा वो बताएगा कि जो परचेज रिटर्न है ये फलां परचेज में से, वो बताएगा जो सेल्स रिटर्न है ये फलां सेल्स में से। ठीक है जी, पक्का, बढ़े आगे जी, बढ़ जाए। हाँ, बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। हुजूर ऐसा कोई। चलो मेरे बच्चों, भाई चीजें समझ आ रही है, थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझ आ रही है। वेटेड एवरेज में भी बताएगा राफे, बिल्कुल बताएगा वेटेड एवरेज में भी। अच्छा, आमतौर पे एग्जामिनर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के रेट्स बहुत कम कम दफा बताता है। आमतौर पे वो खामोश रहता है, तो बता खामोश रहे तो हमने कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, रनिंग रेट इस्तेमाल करना है। क्लियर है? चलो सही, और कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, ड्रॉइंग्स। हाँ जी, ड्रॉइंग्स क्या करें दोस्त, ड्राइंग सर हमेशा रनिंग रेट पे रिकॉर्ड होंगी, हमेशा। अब अगर एग्जामिनर थोड़ा सा एच हो यानी हरामखोर हो, वो आपसे ये कह सकता है कि ड्राइंग किसी स्पेसिफिक परचेजेस में से हुई है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं करता वो। ड्राइंग हमेशा किस पे बुक होती है, रनिंग रेट पे बुक होती है। बिल्कुल कायनात, बिल्कुल मेरा बच्चा जी, ड्राइंग भी रनिंग रेट पे। अब तक बताओ कितनी ट्रांजेक्शन देख चुके हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लेकिन अभी तक हमने इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखी। ठीक है, बढ़े आगे दोस्त, बढ़े। स्पेसिफिक रेट दिया तो स्पेसिफिक रेट यूज कर लो, अदरवाइज ड्राइंग का स्पेसिफिक रेट आमतौर पे दिया नहीं होता बेटा। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में तो बता देता है कि किस ब्लॉक से रिलेट करता है, लेकिन ड्राइंग्स में आमतौर पे नहीं बताता। ऐसा हाँ जी, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होता है सर। सर हमने किसी कस्टमर को, एक कस्टमर ने कहा आप चर्च बेचते हैं, हेरोइन बेचते हैं, मैंने कहा बहुत बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। तो उसने कहा एक जरा चेक कराएं, जरा मैं टुन होता हूं तो मैं खरीद लूंगा। तो सर मैंने थोड़ा सा स्टॉक निकाल के उसको दे दिया कि वो चेक करके दे कि वो टुन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर मुझे बताएं ये भी किस रेट पे जाना चाहिए, रनिंग रेट पे जाना चाहिए। टेक्निकली हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस है, रनिंग रेट पे निकलेगा। ठीक है जी, और बताओ क्या हो सकता है। हाँ जी सर, हमारे लॉसेज हैं, पता नहीं लॉस क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में देखना है। ड्राइंग का रेट फिर से बता दीजिएगा, ड्राइंग हमेशा बेटा रनिंग रेट पे निकलता है। ठीक है जी, रनिंग रेट पे निकलता है हमेशा। अच्छा, मैं लॉसेस को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं, नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये मैं भी आगे जाके बता रहा हूँ। ठीक है जी, बस अज्यूम करो लॉस का मतलब है स्टॉक चोरी होना, चोरी भी हो जाएगा तो क्या करोगे, रनिंग रेट पे निकालोगे। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का दोबारा मतलब बता देता हूँ। सर एक दिन ना हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा सर मैं हेरोइन पीता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, मैं बेचता हूँ। उसने कहा सर आप बेचते हैं, मैं पीता हूँ, लेकिन नशा जो है वो क्लास के बच्चों को चढ़ रहा है, दोबारा एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसको कहा कि हाँ भाई खरीदना है तुमने, उसने कहा जी सर खरीदना है, लेकिन आप जो मैं जरा हीरोइन चेक कर लूं कि आपकी हीरोइन सही है या नहीं है, मतलब मैं वो हीरोइन लगा के मुझे मतलब मैं टून हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ी सी एक एक जो है ना चुटकी उठा के उसको चखा दी। सर उसने जब उससे जो एक स्नॉटर लगाया उसके बाद वो टून हो गया। उसने कहा बेहतरीन सर, मुझे 1 किलो दे दें। ये बात समझ आई सर? तो सैंपल जो हम देते हैं उसके हम पैसे नहीं लेते। ठीक है जी, हाँ बेटा, एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो है रमेश बाबू। ऐसा, बढ़े हम आगे।
हाँ भाई क्या कह रहा है? नहीं अभी नहीं बढ़ी थी। हाँ 1 किलो पूरे साल में चल जाती होगी अगर दिन रात की है, चल जाती होगी। क्या हो गया, 365 दिन है, छोटी छोटी पुड़ियां बनाए मंड के पिए। अब हर एक बंदे का अपना हुआ है। अच्छा अच्छा भाई, ये क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर इंसान के बच्चे बनो इंसान। हाँ जी। अब बता लॉस का मतलब क्या है? गुम जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, गायब हो जाए। सर ये सारे लॉसेज हैं। लॉसेज को मैं अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। जो भी लॉस हो रनिंग रेट पे निकलेगा। हाँ परपेचुअल वेटेड एवरेज की ट्रांजैक्शन क्या, सारी ट्रांजैक्शन देगी। अब बताओ स्टॉक इन ट्रांजिट ये क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक इन ट्रांजिट ना? मिसाल के तौर पर लाहौर में मैं कराची में काम करता हूँ। अच्छा जैन जो है उससे हमारी कंपनी का एक बंदा है, मैंने इसको भिजवाया लाहौर। मैंने कहा जैन लाहौर से स्टॉक खरीद लेना और लेते हुए कराची आ जाना। अब जब जैन कराची आ रहे तो अभी रास्ते में ही है, साल खत्म हो गया। तो बताओ ये स्टॉक इन ट्रांजिट मैं अपने पास किस रेट पे रिकॉर्ड करूंगा? परचेजेस में डालूं उसको? परचेजेस में डालूं? नहीं सर, इसको हम टेबल में कभी भी नहीं डालते। हम इसको टेबल में कभी भी नहीं डालते। स्टॉक एंड ट्रांजिट टेबल में नहीं आएगा। ठीक है जी, स्टॉक एंड ट्रांजिट टेबल में नहीं आएगा। वो स्टॉक जो मैंने मेरे दोस्त को बेच के खरीद लिया है लेकिन अभी तक मेरे गोडाउन में नहीं पहुंचा। ठीक है जी, हमारी कंपनी के एक बंदे ने वो स्टॉक उठा लिया रास्ते से लेकिन वो अभी यहां तक नहीं पहुंचा, गोदाम तक नहीं पहुंचा, मैं उसको बेच नहीं सकता हूं। तो याद रखना सर, मैं उसको टेबल में भी नहीं डालूंगा। सर दोबारा बताएं। मिसाल के तौर पर सर मैंने यूएसए अपने एक एम्प्लॉय को भेजा यूएसए कि तुम जाओ वहां से ना स्टॉक खरीद के आओ। सर वो यूएसए से स्टॉक खरीद चुका है, रास्ते में लेकर आ रहा है, अभी तक मेरे गोडाउन में नहीं पहुंचा। तो सर मैं अपने अपने जो वो स्टॉक कार्ड है उसके अंदर भी इसको नहीं डालूं। सर अभी एवरग्रीन का कंटेनर फंस गया था। एवरग्रीन क्या है चीज? अच्छा, तो ये एवरग्रीन है क्या, कोई कंपनी है कोई? किस चीज की है? अच्छा लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। एवरग्रीन का कंटेनर फंस गया था सर, वो जो यूं करके दरम्यान में फंस गया था, असल में ड्राइवर उसकी लड़की थी। ठीक है ना, आप कभी रोड पे गुजरे और आप लड़कियों की ड्राइविंग देखें, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, आप कहेंगे अल्लाह दुनिया के हर वसाइल लड़कियों को दे, गाड़ी नहीं दे अल्लाह। ठीक है ना? नहीं मैं ये अपने अपने घर के एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ। मेरी बेगम ने गाड़ी चलाना सीखी, 3-4 महीने गाड़ी चलाई और मुझे इस बात पे कायल कर दिया कि आप गाड़ी में बैठे और देखें मैं गाड़ी कैसे चलाती हूँ। घर से शारा फैसल तक बहुत सुकून से हम पहुंचे। इतवार का दिन था, शारा फैसल पे एक बंदा रोड के किनारे चल रहा था। ठीक है ना, और मुझे दूर से लगा कि इस बंदे की खैर नहीं है। अब मुझे लगा कि यार ये ऐसे मुड़ेगी ना, मारते हुए जाएगी उसको। तो मैं उसको बोला भी, मैंने कहा बंदा देख के, बंदा देख के, बंदा देख के। इसके बावजूद साइड मारी उसको, चाचा को गिराया, उससे माँ बहन की गालियां दी, हम गली में मुड़ गए, खत्म। ठीक है ना? सर उजैफा कह रहे थे अकाउंटिंग के 2 घंटे। हाँ जी, अब बताओ सर ये सारी ट्रांजैक्शन याद रहेंगी? बताओ सर, मैं सबसे पूछूं सर। आपने सब कॉन्शियस में डाल दिया इसने, इसलिए उसने ऐसा किया। तो जो दूसरी वाइफ है वो बहुत प्रॉपर गाड़ी चलाती है। ठीक है ना, पहली वाली से नहीं चलती गाड़ी। ठीक है ना, दूसरी वाली एक हाथ से चला रही है दूसरी। तो पहली वाली को आप गाड़ी दे दो तो उसके साथ ड्राइवर बिठाओ और जो गाड़ी चलाने की दुआ है वो 35 दफा पढ़ो। ठीक है ना, मेरे बच्चे भी सुन रहे होंगे ऑनलाइन। लेडीज को बाइक चलाते हुए देखा है? नहीं भाई नहीं, लेडीज को बाइक चलाना चाहिए, ये उनका राइट है। गाड़ी की सवारी कोई भी करे उनका राइट है। ठीक है ना, ये उनका राइट है। हजरत खदीजा जो है वो उनकी सवारी करती थी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवारी करती थी। तो साहबा से ये चीज साबित है कि औरत को गाड़ी और कोई भी गाड़ी चलाना हो, कोई भी मतलब हमारे यहाँ जो माशरा ऐसा है कि वो लड़की गाड़ी चलाएगी तो अजीबो गरीब तरीके से देखेंगे, बड़ी गाड़ी चला रही है भाई, मोटरसाइकिल चला रही। ये एक नीचपन है हमारा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्लाह माफ करे, उनकी कोई गाड़ी चलाने की स्किल होती है? नहीं। चलो जी, अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो, परचेजेस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, सेल्स रनिंग रेट पे, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न स्पेसिफिक रेट पे नहीं गिवन हो तो रनिंग रेट पे। सर मेरे पास नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस रनिंग रेट के ऊपर,
ड्रॉइंग हो चाहे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, रनिंग रेट के ऊपर, फिर मुझे बताओ मेरे पास स्टॉक इन ट्रांजिट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हमारे पास कितना टाइम रह गया सर? हमारे पास 10 मिनट रह गए, हम नया सवाल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज की सारी चीजें समझ आ गई पक्का? अच्छा, मैं जरा सा ना ये पूरी प्रेजेंटेशन एक दफा रिपीट कर दूं ताकि फिर आप सुकून से घर जा सको। देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो हमें ये पता चला कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन में 3 चीजें, ठीक है जी। सबसे पहले सर, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है, दैट इज द स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। सर मेरे पास WIP है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। स्टॉक दैट इज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और सर वो स्टॉक जो मैंने बेचने के लिए रखा है, स्टॉक दैट इज हेल्ड फॉर सेल या रीसेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। फिर हमने ये पढ़ा सर कि हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, परपेचुअल और पीरियोडिक। पीरियोडिक में कई सारे अकाउंट्स यूज होते हैं, आने का अलग अकाउंट, जाने का अलग अकाउंट, इन्वेंट्री आए तो अलग अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, जाए तो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। सर परपेचुअल में एक ही अकाउंट होता है इन्वेंट्री के नाम का, उसी में आना जाना सब उसी में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो सर चूंकि पीरियोडिक में अलग अलग अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि एट अ पॉइंट इन टाइम कितने यूनिट बिक चुके हैं, कितने बाकी हैं। तो सर ना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, ना बाकी की चीजें कर सकते हो। सर परपेचुअल के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि आपको एक ही चीज पता होती है कि कब स्टॉक आ रहा है, कब जा रहा है, एक एक चीज की आपको रिकॉर्डिंग होती है, पता होता है आपको। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको पता होता है स्टॉक कितना बिक गया, कितना बाकी है। तो सर प्रॉफिट कैलकुलेट करना वहां हर पॉइंट पे पॉसिबल होता है, यहाँ सिर्फ ईयर एंड के ऊपर पॉसिबल है। चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, आपको दूसरा डिसीजन ये लेना है कि मैं फीफो बेसिस इस्तेमाल करूं स्टॉक के जाने की, या स्टॉक के जाने के लिए मैं वेटेड एवरेज इस्तेमाल करूं। याद रखना, वेटेड एवरेज और फीफो आने के लिए नहीं है, परचेजेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ इशुएंस के लिए, कि स्टॉक किस रेट पे इशू करना है, ठीक है जी, ये उसके लिए, ठीक है जी। तो सर अगर हमने ये देखा कि सर हमारे पास सर वेटेड एवरेज ये है कि आप दो ब्लॉक्स की टोटल कॉस्ट ले लें और टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके रेट निकाल लें, दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग रखोगे तो ये क्या है, फीफो है सर। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस कितनी है, की ट्रांजैक्शंस कितनी है, परचेजेज है, जो सर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, और सर ये जनरली वेटेड एवरेज रेट को चेंज कर देगा। सेल्स हमारे पास सर कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगी, सर हम कभी भी डिस्काउंट कॉस्ट कार्ड बनाते हुए नहीं कंसिडर करते। परचेज रिटर्न स्पेसिफिक रेट पे नहीं गिवन हो तो जनरल रेट यानी रनिंग रेट, सेल रिटर्न सर स्पेसिफिक रेट पे नहीं गिवन हो तो सर रनिंग रेट, ऐसा। इसी तरह सर हमारे पास ड्राइंग्स हमेशा रनिंग रेट पे, सर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रनिंग रेट के ऊपर, नॉर्मल लॉसेज एबनॉर्मल लॉस दोनों रनिंग रेट के ऊपर, ठीक है जी। स्टॉक इन ट्रांजिट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। सर हमने परचेज और सेल्स रिटर्न, परचेज और सेल्स रिटर्न दोनों को सॉरी परचेज और सेल्स दोनों में हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट हम सर नेट करते हैं अपने स्टॉक की वैल्यू में से, ठीक है जी, और सेटलमेंट डिस्काउंट को इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब देखिए सुने, अब आपका ये टॉपिक मैं चलाऊंगा, ठीक है जी, मेरे साथ जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री काशिफ चलाएंगे, ठीक है जी, और अली जो है वो मेरे साथ एक तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि आईटीटी में कौन क्या पढ़ा रहा है। आप सुकून से 6-7 क्लासेस लें, तीनों टीचर्स को सुने आप, ठीक है जी। सर कोर्स को 3 टीचर्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इसलिए डिवाइड किया गया है कि आपको तमाम लोग टाइम दे सकें और ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करा सकें। एक बंदा कराने जाता पूरा टाइम कभी भी आपको नहीं दे पाता, ये याद रखना सर। बाकी इंस्टीट्यूट्स में 90 घंटों में कोर्स खत्म होता है, यहाँ 250-300 घंटे हम दे देते हैं। तो ये बेहतर है कि यार आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कराई जाए और तरीके से कवर कराई जाए। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ना कोई पढ़ाएगा ज्यादा हमसे, ना कोई अच्छा पढ़ाएगा हमसे, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी। फिजिकल क्लास में आके बैठ जाओ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको मैं PDF में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू।